अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आई थिंक आप लोग एंजॉय कर रहे हो क्योंकि आज तो अटेंडेंस बहुत कम है। हाँ, बस ये कि आज हमजा नजर आ रहा है, हमजा आज प्रेजेंट है, बाकी वैसे अटेंडेंस बहुत कम है आज। ठीक है, आज हमने स्टार्ट किया था हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। ठीक है, तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में हमने टाइप 1 पढ़ा था, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ेंगे टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 के बारे में। ठीक है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की सबको समझ आ गई है। सबसे पहली बात तो ये कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है क्या, फिर उसके बाद हमने टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, उसका मैकेनिज्म क्या है, एक्शन किस तरह करता है, उसके एलर्जेंस कौन कौन से, इनिशिएटर सेल्स कौन कौन से, इफेक्टर सेल्स कौन कौन से है, ठीक है, कौन कौन से मीडिएटर्स जो है वो रिलीज होते हैं, उनका मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, वो सारी चीजें हमने पढ़ी थी। इसके अलावा उनके साइन सिम्टम्स क्या क्या आ सकते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मैनेजमेंट क्या है, ठीक है, कौन कौन से ड्रग्स हम दे सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से टाइप्स है जो कि उसके अंदर है। आई थिंक वो जो हमने लास्ट टाइम हमने पढ़े थे एटोपी वगैरह वो सारी चीजें। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन से। ठीक है, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को हम साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी बोलते हैं, या इसे हम कहते हैं ADCC, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, ADCC एंटीबॉडी डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, अब जो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है या जो टाइप 2 साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस है, ठीक है, ये किन चीजों से जो है वो ये किस तरह जो एक्टिवेट होता है, ये किस तरह मीडिएट होता है। ठीक है, अब तो साइट टाइप 2 cytotoxic reaction is mediated by antibody directed against antigen on the cell surface that activate complement, thereby causing antibody mediated destruction of cells. अब टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में क्या होता है, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में एंटीबॉडी जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एंटीजन है उसके खिलाफ जो है वो एंटीबॉडीज बनती है। ठीक है, जो कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या करता है, उसी सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। ठीक है, the cell membrane is damaged by a membrane attack complex during the activation of complement. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, उसी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अटैक करके वो सेल जो है वो डिस्ट्रॉय कर लेता है। ठीक है, द रिएक्शन इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ IgG और IgM। ठीक है, अब इसमें जो रिएक्शन इन्वॉल्व है या इसमें जो एंटीबॉडीज इन्वॉल्व है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में जिस तरह IgE इन्वॉल्व थी, इसी तरह इसमें जो है वो IgG और या IgM जो है वो इन्वॉल्व है। ठीक है, अब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन लीड टू कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये क्या करते हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडी जो है ये एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को जो है एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, उसके हिसाब से जो है वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या कर लेता है, वो जो है वो मेम्ब्रेन के ऊपर अटैक करके वो एक कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स बनाता है और वो मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो उस सेल को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि किस तरह होता है और क्या होता है। ठीक है, अब जो एक टारगेट सेल है, ठीक है, टारगेट सेल के ऊपर जो है उनके सेल के ऊपर जो है वो सरफेस एंटीजन मौजूद है। ठीक है, अब इस सरफेस एंटीजन के साथ जब हमारा प्लाज्मा सेल या जब हमारा ब्लड जो है वो क्या करते हैं, ब्लड ने क्या करना है, ब्लड ने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, वो एंटीबॉडीज जाके उस टारगेट सेल के ऊपर जो वो बाइंड हो जाती है। ठीक है, जैसे वो बाइंड हो जाती है एंटीबॉडी सरफेस एंटीजन के ऊपर, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, जो नेचुरल किलर सेल्स, साइटोटॉक्सिक सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वगैरह जो है या पैगोसाइड्स हमारे जितने भी है वो क्या वो एक्टिवेट हो जाते हैं।
अब जैसे वो एक्टिवेट हो जाते हैं, होता क्या है जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ने क्या करना है, एक तो जो है ऑस्मोटिक लाइसिस हो जाती है, ठीक है, मेम्ब्रेन के ऊपर जो है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं और उसके अंदर जो है वो सेल जो है वो रप्चर हो जाता है और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है कि जो सेल्स है, ठीक है, सेल्स ने क्या करना होता है, सेल्स ने ये करना होता है कि जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ने एक्टिवेट होके, ठीक है, उस जो पेगोसाइटिक एक्टिविटी को जो है वो ऑन करके सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, अब हम देखते हैं किस तरह करते हैं ये। मैं व्हाइट बोर्ड ऑन करता हूँ, ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए। हुआ क्या, अब एक सेल है, ठीक है, सेल के ऊपर जो है वो अपनी एंटीजन जो है वो मौजूद है, ठीक है। अब हमारी जो एंटीबॉडीज है उसने क्या किया, एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस हो गई, ठीक है, एंटीबॉडीज ने इसके ऊपर आके बाइंड हो गई। अब जब इसके ऊपर ये एंटीबॉडीज आके बाइंड हो जाते हैं ना, तो क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, अब ये क्या है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब जब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, इस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ने क्या करना है, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होके जो इसके अंदर C3B है ना, C3B एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, ठीक है, सी क्लियर कर लो इसको, इसको ना देखो, ये है C3B, ठीक है, C3B जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो आगे क्या कर देता है, इस सरफेस सेल के ऊपर उसकी डेपोजिशन हो जाती है। जब इस सेल सरफेस के ऊपर उसकी डेपोजिशन हो जाती है, ये क्या करता है, ये C3B जो है ना, ये ऑप्सोनाइजेशन करता है, ऑप्सोनाइजेशन करता है, ठीक है। अब इसकी ऑप्सोनाइजेशन किस तरह होती है, इसकी ऑप्सोनाइजेशन, अब ये जो रिसेप्टर्स है ना, ये जो C3B है, C3B के रिसेप्टर्स कहाँ पे मौजूद है, मैक्रोपेजेस के ऊपर मौजूद है, मैक्रोपेजेस नहीं है, मैक्रोपेजेस के ऊपर जो C3B के रिसेप्टर्स मौजूद है। अब इसने ऑप्सोनाइजेशन शुरू की है, तो ऑप्सोनाइजेशन का मतलब क्या है कि ये खुद को ये इस मैक्रोपेजेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये मैक्रोपेजेस जो ये इधर अट्रैक्ट हो जाती है, ये मैक्रोपेजेस जब इधर चले जाते हैं तो इसने क्या करना है, इसने केमिकल मीडिएटर्स रिलीज करके इस सेल को डिस्ट्रॉय करना है। ठीक है, समझ आ गई, ठीक है, एक दफा दोबारा सुन लो, ठीक है। हर एक सेल के ऊपर क्या होते हैं, अब ये सेल है, ठीक है, एक नॉर्मल सेल है, सेल के ऊपर जो है वो एंटीजन जो है वो मौजूद है, ठीक है। अब हमारी बॉडी ने क्या किया, इसके खिलाफ जो है वो एंटीबॉडीज बनाई, ठीक है। अब जब एंटीबॉडीज और एंटीजन आपस में, एंटीजन और एंटीबॉडीज ने जो है वो एक कॉम्प्लेक्स बनाया, तो यहाँ पे हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है उसने काम शुरू किया, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो गया। अब इस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन है, C1 है, C2 है, C3 है, 19 C19 तक है, ठीक है। फिर उसके अंदर जो है वो C1A, C1B, इस तरह C3A, C3B, इस तरह काफी सारी है, ठीक है। अब जो C3B है ना, C3B, अब ये जो C3B है, ये यहाँ पे आके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे आके ये डिपॉजिट हो गया। अब जब C3B डिपॉजिट हो जाता है ना, C3B का काम क्या है, C3B जो है वो ऑप्सोनाइजेशन करता है, क्या करता है, ऑप्सोनाइजेशन, ठीक है। अब ये क्या करता है, किस चीज को ऑप्शनाइज करता है, मैक्रो पेजेस को करता है, मैक्रो पेजेस को, ठीक है। अब मैक्रो पेजेस क्या है, मैक्रो पेजेस को क्यों ऑप्शनाइज करते हैं, क्योंकि मैक्रो पेजेस के ऊपर जो है C3B के लिए रिसेप्टर्स मौजूद है। अब इसने क्या किया, इसने मैक्रो पेजेस को अपनी तरफ जो है वो खींच करके ले आया, ठीक है। मैक्रो पेजेस जब इसके पास आ जाते हैं तो ये मैक्रो पेजेस जो है वो मुख्तलिफ केमिकल मेडिएटर्स वगैरह रिलीज कर लेते हैं और इस सेल को पेगोसाइट करके सेल को डिस्ट्रॉय कर लेता है, ठीक है। यहां तक समझ आ गई, चलो आगे चलते हैं। अब जिस तरह हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मोस्टली जो है वो ब्लड सेल के एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम आप लोगों को पता होगा शायद, ग्रुपिंग सिस्टम जो ABO ग्रुपिंग सिस्टम है, ठीक है। ABO इसे हम क्यों कहते हैं, ठीक है, ब्लड A ग्रुप है, ठीक है, किसी का B ग्रुप होगा, किसी का AB होगा, किसी का O होगा, तो इसको हम बोलते हैं ABO, ठीक है। अब
रेड ब्लड सेल जो है वो टाइप है उसकी, ठीक है। अगर ए, एक ए एक बी है, एक ए बी है, एक ओ है, ठीक है। अब इसके, इस ब्लड के प्लाज्मा के अंदर जो इसके एंटीबॉडीज मौजूद है, ए के साथ जो है वो एंटीबॉडी, बी है, बी के साथ एंटीबॉडी ए बी के ऊपर कोई एंटीबॉडी नहीं होती, ठीक है। ओ के ऊपर जो है वो एंटीबॉडी ए और बी दोनों है, ठीक है। अब जो इसके सरफेस के ऊपर, अब ये सेल देखो ना, सेल के ऊपर जो है ये एंटीजन, इसका अपना एंटीजन जो है वो, इसका अपना एंटीजन अटैच है, ठीक है, इसके साथ अपना एंटीजन। एंटीजन जो आरबीसी के ऊपर जो ए टाइप, जो ग्रुप ए के ऊपर है वो ए एंटीजन है, जो ग्रुप बी के ऊपर है वो बी एंटीजन है, जो ग्रुप ए बी के ऊपर है वो ए बी एंटीजन है, जो ग्रुप ओ है उसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, उसके ऊपर एंटीबॉडीज दोनों है लेकिन एंटीजन उसके ऊपर नहीं है, ठीक है। इसकी समझ आ गई, यहां तक समझ आ गई आप लोगों को? यहां तक समझ आ रही है? ये स्लाइड रिपीट कर दें, ओके। आवाज नहीं आ रही? किस किस को आवाज नहीं आ रही? हिरा सफर को सिर्फ आवाज नहीं आ रही। हिरा सफर, अगर आपको आवाज नहीं आ रही तो आप अपना नेटवर्क चेक कर ले, ठीक है। अच्छा, अदील कौन कह रहा है यहाँ पे? लुबाना कह रही है कि ये स्लाइड रिपीट कर दे, ठीक है। ब्लड ग्रुपिंग है, ठीक है, हमारा ब्लड टाइप है, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा, अगर पढ़ा नहीं है तो आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, कि कोई लोग जब आपसे पूछते हैं आपका ग्रुप क्या है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है, हम कहते हैं ब्लड ग्रुप ए बी है, या ए बी है, ठीक है, या ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, या ओ पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है, हम ये कहते हैं, ठीक है। तो इस जो ये जो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है, इनको हम, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ए बी ओ ग्रुपिंग सिस्टम, ठीक है, ए बी ओ ग्रुपिंग सिस्टम। अब हम देखते हैं कि सेल जो हमारा आरबीसी है, ठीक है, वो टाइप कौन सा है, उसके ऊपर एंटीबॉडी, उसके ऊपर जो एंटीजन है वो कौन सा है, ठीक है, और उसके खिलाफ जो हमारी हमारी प्लाज्मा के अंदर जो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज है वो कौन कौन सी है, ठीक है। ठीक है, जैनब अजमत पूछ रही है कि सर एंटीबॉडीज तो एंटीजन की वजह से प्रोड्यूस होती है, तो ग्रुप ओ की ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडीज क्यों है? ठीक है, बताता हूँ कि क्यों। अब आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी टाइप को हम देखते हैं। जो आरबीसी ग्रुप ए का, जो ग्रुप ए का है, ठीक है, ए ब्लड टाइप है, ए ब्लड टाइप के ऊपर ए एंटीजन है, बी ब्लड टाइप के ऊपर बी एंटीजन है, ए बी ब्लड टाइप के ऊपर ए बी एंटीजन है, ठीक है, ओ के ऊपर जो है वो कोई भी एंटीजन नहीं है। अब जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट है प्लाज्मा के अंदर वो क्या है? वो ए के खिलाफ, जो ए के साथ जो प्रेजेंट है वो बी प्रेजेंट है, बी के साथ जो प्रेजेंट है वो ए प्रेजेंट है, ए बी के साथ जो है वो कोई भी नहीं है, ठीक है। और जो एन ओ ग्रुप है उसके साथ ए और बी प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो ना कि एंटीबॉडीज जो है वो एंटीजन के खिलाफ बनती है, अगर ओ के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है तो ए बी जो है ये एंटीबॉडीज कहाँ से आ गई, ठीक है। ये जो मैं कह रहा हूँ ना, ये जो हम पढ़ रही है कि इसकी साथ जो ये एंटीबॉडीज है, इसके साथ ये एंटीबॉडीज है, इसके साथ ये एंटीबॉडीज है, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि ये इसके खिलाफ बनी है, ये इस ब्लड के खिलाफ नहीं बने। अगर आपके अपने ब्लड के खिलाफ जो है वो एंटीबॉडीज बनना शुरू हो गई तो आपके अंदर ब्लड नहीं रहेगा, फिर तो सारा ब्लड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा ग्रुप जो है वो, फॉर एग्जाम्पल मेरा ग्रुप जो है वो ए है, ठीक है। ए जो है मेरा ब्लड ग्रुप है, ठीक है, और मेरे ब्लड के ऊपर ए एंटीजन जो है वो मौजूद है, ठीक है। लेकिन मेरे अंदर एंटीबॉडी जो है वो क्या है? वो बी है।
अब बी का मतलब ये है कि मेरे अंदर अगर आप मुझे जो है वो ए ब्लड ग्रुप जो है ए ग्रुप जो है ए ब्लड जो है वो आप ट्रांसफ्यूज कर रहे हो, मुझे लगा रहे हो, तो मेरे अंदर कोई रिएक्शन नहीं आएगा, क्योंकि उसके खिलाफ जो है ए के खिलाफ मेरे अंदर एंटीबॉडी नहीं है। वो जो है वो ब्लड जो है वो मुझे लग सकता है, ठीक है। लेकिन मेरे अंदर बी के खिलाफ एंटीबॉडी है। अब अगर आप मुझे जो है बी लगा रहे हो, ठीक है, अगर आपने मेरा ब्लड ग्रुप जो है वो ए है, लेकिन आप मुझे क्या कर रहे हो, आप मुझे बी लगा रहे हो, ठीक है, तो मेरे अंदर जो है वो बी के खिलाफ एंटीबॉडीज मौजूद है, ठीक है, वो बी वाले ब्लड को वो रिजेक्ट करेगा, वो डिस्ट्रॉय करेगा। बी की बात हो गई। आप अगर आप मुझे ए बी लगा रहे हो, तो ए बी के अंदर भी बी है ना, बी एंटीजन उसके अंदर मौजूद है, और मेरे खिलाफ मेरे बॉडी के अंदर क्या है, एंटीबॉडी बी मौजूद है, तो फिर भी वो उस ब्लड को रिजेक्ट करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। अब अगर आप मुझे ओ लगा रहे हो, ठीक है, तो वो के अंदर जो है वो कोई भी एंटीजन नहीं है, तो वो मैं एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि उसके खिलाफ मेरे पास एंटीबॉडी नहीं है। अब समझ आ गई आपको? ठीक है, इधर देखो, मैं आपको समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है, वो ए, ठीक है। ए का मतलब ये है कि मेरा जो एंटीजन है वो क्या है, जो मेरी ऊपर एंटीजन है वो ए एंटीजन, ठीक है। लेकिन मेरे ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो है, अच्छा, हम अब सिर्फ एंटीजन की बात करते हैं, ठीक है। अब एंटीबॉडी जो मेरा है वो क्या है, वो एंटीबॉडी जो मेरा है वो क्या है, वो बी है, ठीक है। अब मुझे ब्लड की जरूरत पड़ गई, खुदा न खास्ता, ठीक है, तो अब आपके पास कौन कौन से, आपके पास चार ग्रुप जो है वो ब्लड के मौजूद है, ठीक है। ए मौजूद है, बी मौजूद है, ए भी मौजूद है, और ओ मौजूद है, ठीक है। अब आप मुझे ए ब्लड ग्रुप लगा रही हो, तो मेरे अंदर जो है ए के खिलाफ जो है वो कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो ये मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है, ये मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। अब आप मुझे बी लगा रही हो, ठीक है, तो बी के खिलाफ मेरे पास एंटीबॉडी मौजूद है, वो इसके ऊपर अटैक करेगा, उसे रिजेक्ट करेगा। आप मुझे ए बी लगा रही हो, तो इस इसके अंदर क्या है, बी है, ठीक है, तो बी के खिलाफ मेरे पास एंटीबॉडीज मौजूद है, ये इसे रिजेक्ट करेगा। आप मुझे ओ लगा रही हो, तो ओ के खिलाफ जो ओ के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, उसके खिलाफ मेरा एंटीबॉडी जो है वो नहीं है, ठीक है, तो ये इसे एक्सेप्ट करेगा। तो वो एक्सेप्ट करूंगा मैं, और जो मेरा अपना ब्लड ग्रुप है वो एक्सेप्ट करूंगा। अब समझ आ गई आपको कि इधर एंटीबॉडी का मतलब क्या है? इधर एंटीबॉडी का मतलब ये हरगिज नहीं है कि ये आपकी जो एंटीजन है उसके खिलाफ बनी है, उसके खिलाफ ये नहीं बनी, ठीक है। ये जो आपको बाहर से दूसरा ब्लड टाइप आपको अगर लगेगा ना, तो ये उसके खिलाफ जो ये एक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपकी अपना जो ब्लड सिस टाइप है उसके खिलाफ एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब समझ आ गई आपको? चलिए, ओके, आगे चलते हैं, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है, वैसे तो मैंने आप लोगों को समझाया भी, लेकिन हम इधर पढ़ते भी है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स बन गया, दिस कॉम्प्लेक्स देन एक्ट ऑन द सेल causing damage of the cell is seen as the complement mediated lysis in Rh hemolytic disease transfusion reaction and hemolytic anemia, ठीक है। अब होता क्या है कि कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ने क्या किया, कॉम्प्लेक्स ने जो है वो सेल को डैमेज किया, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस हो रही थी, ठीक है। ये कब कब होता है? आरिश हेमोलिटिक डिजीज के अंदर होती है, ठीक है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के अंदर होती है, और हेमोलिटिक एनीमिया के अंदर इस तरह की चीजें होती है, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट सेल mediated cytotoxicity ADCC is another mechanism which involve the binding of cytotoxic cell with Fc receptor in the Fc binding part of the antibody coating the target cell, ठीक है। अब टारगेट सेल है, टारगेट सेल के ऊपर जो है वो एंटीजन है, ठीक है, एंटीजन के साथ एंटीबॉडीज जो है वो बाइंड हो गई है, ठीक है। अब एंटीबॉडी के ऊपर जो है एक रिसेप्टर होता है जिसको हम कहते हैं एफ सी रिसेप्टर। अब एफ सी रिसेप्टर का क्या मतलब होता है? ये जो एफ सी रिसेप्टर है इसके साथ जो साइटोटॉक्सिक सेल्स है, ठीक है, या जो हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, ठीक है, या जो हमारे पेगोसाइटिक सेल्स है, ठीक है, ये सारी इधर आके बाइंड हो जाती है। फिरा जफर कह रही है, सर जी आज तो मैं विलेज से सिटी भी आई हूँ, लेकिन फिर भी आवाज कट रही है।
तो आपको किसने कहा था कि विलेज से सिटी आ जाओ तो आवाज ठीक हो जाएगी? आप आवाज के लिए इधर आई हो? ठीक है, मजाक कर रहा हूँ वैसे। लेकिन ये है कि आप जो अपना नेटवर्क चेक कर ले, वैसे एक दफा नेटवर्क देख ले, ठीक है, या जो है वो अपना नेट स्पीड देख ले, ठीक है। बाकी बच्चों को आवाज का इशू नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई इंडिविजुअल इशू है, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या कि टारगेट सेल है, ठीक है, टारगेट सेल के ऊपर जो है वो एंटीजन है, ठीक है, एंटीजन के साथ एंटीबॉडी बाइंड हो गई, ठीक है। एंटीबॉडी की अंदर जो है एक रिसेप्टर होता है जिसको हम कहते हैं एफसी रिसेप्टर। अब इस एफसी रिसेप्टर के साथ जितने भी साइटोटॉक्सिक सेल्स है, ठीक है, या जितने भी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, या जितने भी हमारे पेगोसाइटिक सेल्स है, ठीक है, वो आके इधर बाइंड करते हैं, ठीक है, बाइंड हो जाते हैं। The antibody coating the target cell can also cause its destruction by acting as opsonine. This mechanism is important in immunity against large size of pathogen. ठीक है, जब भी हमारे लार्ज साइज के पैथोजेंस है ना, वो क्या कर लेते हैं, वो ऑप्सोनाइजेशन कर लेते हैं, ठीक है, और ऑप्सोनाइजेशन के जरिए जो है वो उन सेल्स को, जो होस्ट सेल्स है, ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि इसके कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है। सबसे पहले ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, ठीक है। अब जो हमारे आरबीसीज है ना, आरबीसीज के ऊपर जो है, जो हमारे आरबीसी है, ए बी ए ओ है, ठीक है, या ए बी है, ठीक है, कोई भी है, ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन, जो ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। या तो ए प्रेजेंट होता है, या बी प्रेजेंट होते हैं, या ओ प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जो एंटीबॉडी, इस जो इसके साथ एंटीबॉडीज पड़ी होती है प्लाज्मा के अंदर, वो क्या है, वो आइसो हीमोग्लूटिनीन्स, या जो आइसोहीमोग्लूटिनीन्स है, जो कि आईजीएम का एक क्लास है, ठीक है। जो एंटीबॉडीज हमारी प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है, वो क्या है, वो आईजीएम क्लास की एंटीबॉडीज है, ठीक है। अब होता क्या है, जब भी हम मिसमैच ब्लड जो है उसके साथ ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा ब्लड ग्रुप जो है वो ए है, ठीक है, आपने मुझे जो है वो बी ट्रांसफ्यूज किया, ठीक है। तो ए के साथ अगर आपने बी ट्रांसफ्यूज किया, तो उधर क्या हो जाता है, जो डोनर आरबीसीज है, ठीक है, जो आपने मुझे ट्रांसफ्यूज किया, वो उसके खिलाफ जो मेरे प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, उसने उसके खिलाफ एक्ट करने, उसे डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है। तो उसकी वजह से जो क्या होता है, उसकी वजह से जो है वो एक मैसिव इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस हो सकता है, क्योंकि उसके साथ जो है, उसके साथ साथ मेरे अपने कुछ सेल्स जो है वो भी डिस्ट्रॉय होंगे, जरूरी है, क्योंकि वो आपकी सेल डिस्ट्रॉय हो रही है, उसके साथ साथ जो सर्कुलेटरी मेरे अपने सेल्स पड़े हैं, ठीक है, वो भी साथ साथ डिस्ट्रॉय होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि मैसिव इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस होता है, ठीक है, जो डोनर सेल्स है, एंटीबॉडीज उसके आपकी जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट है वो उसके हेमोलाइसिस करती है, जो हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो उसके हेमोलाइसिस और ब्रेकडाउन कर लेती है। अब दूसरा है, आप लोगों ने कभी सुना होगा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस जो है ये क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। वैसे भी आप लोगों से जो है ना, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने शायद अपने शहरों में या अपने फैमिलीज में या अपने गांव में सुना होगा कि, सर इधर भी कट रही है, ठीक है, सबकी आवाज, सबका यही इशू है, आवाज कट रही है। मुझे बताइए किस किसका वॉइस का इशू है, किस किस को आवाज सही नहीं आ रही। किसी का भी इशू नहीं है? अच्छा, अंबर का इशू है, निम्रा का इशू है, बाकियों का नहीं है, ठीक है। चलो, अगर किसी का इशू है तो वो रिफ्रेश करके देख ले, ठीक है, एक दफा। ठीक है, अब ये एक टॉपिक है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस आप लोगों ने अपनी फैमिलीज में, अपने गांव में, अपने शहरों में, अपने पड़ोस में किसी से सुना होगा कि एक बच्चा जो है वो पैदा हो गया, ठीक है, और पैदाइश के दौरान जो है या कॉम्प्लिकेशंस आ गई, ठीक है, या आप लोगों ने सुना होगा कि बच्चे का जो है ब्लड ग्रुप, बच्चे और माँ का दोनों का ब्लड ग्रुप जो था वो डिफरेंट था, ठीक है, वो सेम नहीं था, तो इस वजह से जो है वो प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, बच्चे की पैदाइश में, और या बच्चे की डेथ हो गया, तो भी आप लोगों ने अक्सर सुना होगा।
ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अब ये होता कब है, ये तब होता है जब मिटरनल जो एंटीजेंस होते हैं ना, माँ के अंदर जो एंटीजेंस होते हैं, ठीक है जी जी, यूट्यूब पे इंशाल्लाह मैं कल अपलोड कर लूंगा, ठीक है। अच्छा, जो माँ के अंदर, जो मदर के अंदर एंटीबॉडीज होती है, वो क्या कर लेते हैं, वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके वो बच्चे के अंदर चले जाते हैं, और बच्चे के अंदर जो बच्चे का अपना ब्लड है, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। लेकिन ये होता कब है, ये कब होता है, ये तब होता है जब माँ, मदर का जो ब्लड ग्रुप है ना, वो नेगेटिव हो, ठीक है, और जो बच्चे का ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव हो। ये तब होता है, ठीक है। ये तब होता है जब बच्चे का ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव हो, लेकिन मदर का ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव हो, ये तब होता है, ठीक है। अब इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से सिवियर हिमोलाइसिस होता है, ठीक है, सिवियर जो है ब्लड डिस्ट्रक्शन होती है, ठीक है, बच्चा जो है वो एनीमिक हो जाता है, वो एनीमिया में चला जाता है, ठीक है, या जो उसका बिलिरुबिन लेवल है ये बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है, ठीक है, हाइपर बिलिरुबिनीमिया भी हो सकता है, ठीक है। और ये कंडीशंस जो है, ये क्या है, ये फेटल कंडीशंस है, ये बहुत सिवियर और बहुत खतरनाक कंडीशंस है, ठीक है। अब मोस्टली जो ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस है ना, ये मोस्टली कब होता है, ये मोस्टली जो है ये सेकंड प्रेगनेंसी में होता है, फर्स्ट में जो है ये इसका कोई असर नहीं होता। वो मैं आप लोगों को आगे समझाता हूँ कि किस तरह जो है ये फर्स्ट प्रेगनेंसी पे जो है ये इसका इफेक्ट नहीं आता, सेकंड प्रेगनेंसी पे जो है इसका इफेक्ट आता है, ठीक है। अब जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस है, इसमें होता क्या है, बच्चा है, ठीक है, बच्चे के अंदर जो आरबीसी है वो क्या है, वो पॉजिटिव है, लेकिन जो मदर का आरबीसी है वो क्या है, वो नेगेटिव है, ठीक है। अब डिलीवरी के दौरान क्या होता है, डिलीवरी के दौरान जो है वो ब्लड जो है वो मिक्सअप हो जाता है, ब्लड जो है वो मिक्सअप हो जाता है, ठीक है। जब ब्लड मिक्सअप हो जाता है, बेबी जो है वो तो डिलीवर हो जाता है, ठीक है, लेकिन बेबी का जो कुछ ब्लड है वो मदर के अंदर जो है वो, या मदर के ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जो है वो चला जाता है। जब बेबी का ब्लड जो है वो मदर की सर्कुलेशन के अंदर चला जाता है, ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ पे होता ये है कि वो क्या है, वो पॉजिटिव है, ठीक है। अब पॉजिटिव है तो उसका मतलब ये है कि उसके खिलाफ मदर की ब्लड ने जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करनी है, उसके खिलाफ वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर लेती है, ठीक है। तो जब तक ये रिएक्शन होता है, बेबी तब तक डिलीवर हुआ होता है, ठीक है, तो तब तक जो फर्स्ट बेबी में कोई इश्यू नहीं होता। अब जब दोबारा प्रेगनेंसी हो जाती है, नेक्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है कि फिर से अगर बेबी जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, तो जैसे ही वो बेबी पॉजिटिव है, इधर जो है वो एंटीबॉडीज ऑलरेडी बने थे, ठीक है, तो जैसे ही वो पॉजिटिव को उधर डिटेक्ट करेगा, साथ ही जो है वो एंटीबॉडीज जो है वो उसके ऊपर अटैक करके इस बेबी के अंदर जो है वो सिवियर हिमोलाइसिस होगा, ठीक है, वो बेबी जो है वो एनीमिक हो जाएगा। अब इसको हमने प्रिवेंट कैसे करना है, इसको हम प्रिवेंट ऐसे करते हैं, आप लोगों ने शायद सुना होगा, ठीक है, तो इसमें हम ये करते हैं कि हम एनटीडी एक इंजेक्शन लगाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि एंटीडी इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है। उस एंटीडी इंजेक्शन का ये होता है कि वो आपका जो बी सेल एक्टिवेशन है, मदर का जो बी सेल एक्टिवेशन है, ठीक है, उसको एक्टिवेट नहीं होने देता, ठीक है, उसको डीएक्टिवेट कर लेता है, और आपका जो मेमोरी सेल्स है उसको उसका फॉर्मेशन जो है वो रोक लेते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, कि किस तरह ये चीजें होती है। अब हुआ क्या, ये फॉर एग्जांपल बेबी का ब्लड है, ये जो है ये प्लेसेंटा है, इधर जो है वो मदर का ब्लड सर्कुलेशन जो है वो जा रहा है। अब इधर भी सेल्स है, ठीक है, और इधर भी सेल्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग ये देख लो ना, जो हमारा ब्लड सिस्टम है ना, जो ब्लड ग्रुपिंग है, वो दो तरह की है। एक है ए बी ओ सिस्टम, और एक है आर एच सिस्टम। ए बी ओ में हम कहते हैं मेरा ब्लड ग्रुप जो है वो ए है, मेरा ब्लड ग्रुप जो है वो बी है, मेरा ब्लड ग्रुप जो है वो ओ है, मेरा ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी है। ये हम ए बी ओ सिस्टम में कहते हैं, ठीक है।
RH सिस्टम का मतलब क्या है? RH सिस्टम ये जो हम कहते हैं ना कि नेगेटिव है और पॉजिटिव है, ये क्या है? ये RH सिस्टम है। ठीक है, बता देता हूँ सेरी, सब कुछ बताता हूँ दोबारा, सुन लो आप। ठीक है, अब ये जो हम कहते हैं ना RH सिस्टम क्या है? ये पॉजिटिव और नेगेटिव है हमारा। अब ये जो RH सिस्टम के लिए जो एंटीजन, ये जो एंटीजन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस एंटीजन का नाम है एंटीजन डी। ये एंटीजन डी इन्वॉल्व है इसमें। एंटीजन डी को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं RH फैक्टर का जो मेन एंटीजन है जो इन्वॉल्व है इसमें, वो क्या है? वो एंटीजन डी है। तो अगर किसी में जो है वो एंटीजन, अगर फॉर एग्जांपल हम दो बंदे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम दो है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी क्लास के मैं एक दो स्टूडेंट्स लेता हूँ, एक हमजा हो गया, ठीक है, एक जो है वो तौसीफ हो गया, ठीक है। अब हमजा का जो है वो ए पॉजिटिव है और तौसीफ का जो है वो ए नेगेटिव है, ठीक है। हमजा का जो है वो ए पॉजिटिव है और तौसीफ का जो है वो फॉर एग्जांपल ए नेगेटिव। तो जो ए पॉजिटिव है इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ए एंटीजन भी मौजूद है और डी एंटीजन भी मौजूद है, दोनों मौजूद है। ए का मतलब है कि ए ब्लड ग्रुप ए और डी का मतलब है कि पॉजिटिव है। अब जो तौसीफ है उसका ए नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये कि उसके अंदर ए तो मौजूद है, इसका मतलब इसीलिए जो है वो ब्लड ग्रुप ए है, लेकिन उसके अंदर डी जो है वो नहीं मौजूद, तो इसलिए ये क्या है? ये ए नेगेटिव है। यहां तक समझ आ गई? ठीक है। अब जो है वो नेगेटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है और पॉजिटिव वाला नेगेटिव को नहीं दे सकता, वो बात की बात है। रिजेक्शन किस किस को दे सकता है, किस किस को नहीं दे सकता, वो बात की बात है। मोस्ट आपकी बात सही है, नेगेटिव वाला जो पॉजिटिव को दे सकता है, पॉजिटिव इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि पॉजिटिव के अंदर जो डी एंटीजन है वो मौजूद है, इसलिए वो नहीं दे सकता। ठीक है, नेगेटिव वैसे दे सकता है, लेकिन फिर भी हम जो बहुत एहतियात करते हैं, फिर भी हम जो है वो काफी सारे टेस्ट कर लेते हैं। उन टेस्ट के बाद जो है अगर उनकी कंपेटिबिलिटी बनती है तो उसके बाद जो है हम ट्रांसफ्यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। यहाँ पे क्या है? फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मेरे पास जो है वो क्या है? वो बेबी का ब्लड सर्कुलेशन है, ठीक है, और ये एक प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा के बाहर जो है वो क्या है? वो मदर का ब्लड सर्कुलेशन है। अब बेबी के अंदर जो ब्लड है वो क्या है? वो उसके ऊपर जो है वो डी जो है वो मौजूद है, डी जो है उसके ऊपर मौजूद है, ठीक है। अब मदर के अंदर क्या है? मदर के अंदर जो है वो भी सेम ब्लड जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर डी जो है वो मौजूद नहीं है। ये जो है ये क्या है? ये पॉजिटिव ब्लड है, ठीक है, और ये जो है ये क्या है? ये नेगेटिव ब्लड है। अब डिलीवरी के दौरान क्या होता है? डिलीवरी जब भी ये बेबी डिलीवर होगा तो ये ब्लड जो है ये एक्सचेंज हो जाएगा आपस में, ये मिक्सअप हो जाता है, ठीक है, दोनों साइडों से मिक्सअप हो जाते हैं। तब कि मदर का ब्लड जो है वो तो ऑलरेडी बेबी की तरफ जा रहा है, उसका कोई इतना इशू नहीं है क्योंकि वो नेगेटिव ब्लड है। लेकिन बेबी का ब्लड जब मदर की तरफ आता है ना, वो क्या है? वो पॉजिटिव ब्लड है। अब ये बेबी तो डिलीवर हो गया, ये तो चला गया, ये तो बाहर चला गया, इसलिए तो डिलीवर हो गया, ठीक है। लेकिन इस बेबी का ब्लड जो है वो मदर की तरफ आ गया। अब मदर की ब्लड के अंदर डी पॉजिटिव ब्लड आ गया। अब जो ये डी पॉजिटिव ब्लड ने, इस ब्लड ने क्या करना है? इस मदर के अपने ब्लड ने क्या करना है? इसके खिलाफ जो है वो एंटीबॉडीज बनानी है, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनानी है, ठीक है। इसके खिलाफ वो एंटीबॉडीज बना लेता है, इस डी के खिलाफ, जो डी पॉजिटिव है, ठीक है, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनानी है। अब ये रिएक्शन इसलिए नहीं करता कि बेबी जो है वो डिलीवर हो गया तो फर्स्ट बेबी में आपका इशू नहीं होगा। अब दोबारा जो है वो प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है, इधर जो है वो सेम वही बात है, नेगेटिव है, इधर जो है वो पॉजिटिव आ गया, उसके ऊपर जो है वो डी एंटीजन जो है वो मौजूद है, इसके ऊपर जो है वो कुछ भी नहीं है। लेकिन इस डी के खिलाफ इधर जो है वो क्या है? वो एंटीबॉडी मौजूद है, एंटीबॉडी मौजूद है। अब बेबी जब मदर के अंदर होता है, ठीक है, मदर के वोम में होता है, ठीक है, तो इसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? इस मदर की ब्लड से मिलता है, ठीक है, इस मदर से मिलना है। अब इस मदर से मिलना है, ठीक है, तो इस मदर का ब्लड जब उधर जाएगा तो इधर ऑलरेडी एंटीबॉडीज बने थे, किसके खिलाफ? इस पॉजिटिव के खिलाफ ऑलरेडी एंटीबॉडीज बने थे। उसने क्या किया? उन एंटीबॉडीज ने क्या किया? उन एंटीबॉडीज ने जो इसके ऊपर अटैक करना है, ठीक है, और इस बेबी के अंदर जो है वो
ब्लड जो है वो डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है, ब्लड की डिस्ट्रक्शन होगी, ठीक है, और ये बेबी जो है ये एनीमिक हो जाएगा, ठीक है, ये बेबी एनीमिक हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ आ गई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर समझ नहीं आई अभी दोबारा बता दो, मैं दोबारा बता देता हूँ। अच्छा, रोनिका का क्वेश्चन है कि सर जिस मदर और बेबी का ब्लड ग्रुप डिफरेंट होगा हर केस में ये डिजीज होगा। देखो, मैंने आपको पहले बताया कि ये डिजीज किन कंडीशन में होता है। ये डिजीज, ये देखो आप लोग, ये डिजीज किन कंडीशन में होगा। दिस कंडीशन is seen in cases where a pre-synthesized Rh negative mother, जब मदर का ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव हो और बेबी का ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव हो, तब ही ये डिजीज होगा, और हर दफा होगा, सिवाय फर्स्ट डिलीवरी में। फर्स्ट डिलीवरी में कोई भी डिजीज जो है वो नहीं होगा, कोई भी इश्यू नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद तौसीफ का क्वेश्चन है, ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। तौसीफ का क्वेश्चन है, सर फर्स्ट डिलीवरी में मदर को भी तो डिजीज हो सकती है, यानी ये नहीं यार, मदर को डिजीज नहीं हो सकती। मदर को ज्यादा से ज्यादा कितना ब्लड गया होगा उस बेबी से ज्यादा जो है वो 10 cc या जितना भी हो गया होगा, ठीक है, उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है और वो बाहर निकल जाता है, ठीक है, वो बात खत्म हो जाती है वहां पे, ठीक है। ठीक है, मैं एक बार फिर बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, आप लोग अभी सुन लो, ठीक है, देखो कि होता क्या है। दोबारा गौर से सुनो। हमारे पास जो है वो दो तरह के सिस्टम है, ए बी ओ, ठीक है, और हमारे पास एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं, मैं पेन से भी ये हो जाएगा, चलो, ए बी ओ है एक, जो है हमारे पास आर एच सिस्टम है। दो तरह की सिस्टम है हमारे पास, ए बी ओ और आर एच सिस्टम। होता है ब्लड ग्रुप जो है वो ए, किसी का बी है, किसी का ओ है, किसी का ए बी है, ठीक है, ये तो जाहिरी बात हो गई। अब आरएच के अंदर क्या है, आरएच के अंदर एक एंटीजन होता है जो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, इसको हम बोलते हैं डी एंटीजन। अब जिसके अंदर ये डी एंटीजन होगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, और जिसके अंदर ये डी एंटीजन नहीं होगा वो नेगेटिव होगा। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? साकिब, यहाँ तक क्लियर है आपका? अंबर, क्लियर है यहाँ तक? स्टूडेंट सबको क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब होता क्या है, जब फर्स्ट डिलीवरी होगी, फर्स्ट डिलीवरी के दौरान क्या होता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है, ये बेबी अंदर जो है वो प्लेसेंटा के अंदर है, ठीक है। अब ये बेबी है, ठीक है, ये प्लेसेंटा है, ठीक है, ओम के अंदर है वो, ठीक है। अब ये मदर का ब्लड ब्लड है वो, ये बेबी का, बेबी का ब्लड जो है इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर एंटीजन मौजूद है, एंटीजन डी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि बेबी का ब्लड जो है वो क्या है, वो पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन मदर का जो है वो क्या है, वो उसके ऊपर डी एंटीजन जो है वो नहीं मौजूद, इसका मतलब है कि ये नेगेटिव है। इस दौरान क्या होता है, डिलीवरी के दौरान जो है, जब ये बेबी डिलीवर होगा, इसके दौरान जो है वो ये ब्लड जो है ये मिक्सअप हो जाते हैं, तो मदर का अगर ब्लड उधर चला गया तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जब बेबी का ब्लड जो है, बेबी का ब्लड जो है वो इधर आता है, तो ये एंटीजन यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इधर जो है वो डी एंटीजन आ जाएगा। ये ब्लड आ गया, उसके ऊपर डी एंटीजन है। अब जब डी एंटीजन है, ठीक है, तो मदर के अपने ब्लड के ऊपर तो डी एंटीजन नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, इस मदर के ब्लड ने क्या किया, डिटेक्ट किया कि फॉरेन बॉडी आ गई। फॉरेन बॉडी आ गई, इन्होंने इसे डिटेक्ट करके इसके खिलाफ जो है वो एंटीबॉडीज बनाए, ठीक है, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाए और इसको डिस्ट्रक्ट करना शुरू किया। अब बेबी इधर क्यों जो है वो बच गया, बेबी इसलिए बच गया क्योंकि बेबी जो है वो ऑलरेडी आउट है, वो ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है, इसलिए जो है वो बेबी बच गया क्योंकि वो ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम जब प्रेगनेंसी, ठीक है, अब ये इधर देखो आप, ये फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, ठीक है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या था कि बेबी के अंदर जो है वो आर एच एंटीजन जो था वो क्या था, वो पॉजिटिव था, ठीक है, इधर जो है वो नेगेटिव था। अब हुआ क्या, जब डिलीवरी के दौरान जो है वो ब्लड मिक्सअप हो गया, ठीक है, बेबी का ब्लड जो है वो इधर आ गया, ठीक है, तो ये देखो बेबी का ब्लड इधर आ गया, उसके ऊपर एंटीजन है, ठीक है। इसके खिलाफ क्या हो गया, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बन गई, ठीक है, और इसकी डिस्ट्रक्शन हो गई, लेकिन मेमोरी बी सेल भी बन गई, और मेमोरी सेल बी सेल ने क्या करना है, इसे याद रखना है, ठीक है, इसने याद रखना है, इसने याद रखना है कि इस तरह अगर दोबारा हुआ तो हमने इसके खिलाफ एक्ट करना है।
अब ये बेबी तो डिलीवर हो गया, ये तो सेफली डिलीवर हो गया क्योंकि ये बाहर अब चला गया। अब इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं, क्योंकि जब तक ये एंटीबॉडीज बनने थे इसमें कम से कम 4 से 6 घंटे लग रहे थे, ठीक है, और इतनी देर में जो बेबी डिलीवर हो चुका था। अब जब दोबारा प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है, तो ऑलरेडी जो है वो आप जब दोबारा प्रेगनेंसी होगा और दोबारा जो है वो पॉजिटिव बेबी आ गया, ठीक है, और आप मदर जो है वो नेगेटिव है। अब ये था कि मेमोरी बी सेल को याद था कि इस तरह पहले जो है एक दफा मेरे साथ हुआ था कि पहले जो है वो एक दफा बी पॉजिटिव जो है वो ब्लड आ गया था, ठीक है, और उसके खिलाफ मैंने क्या किया था, एक्ट किया था। प्लाज्मा सेल ने उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाए थे, वो ऑलरेडी ब्लड में मौजूद है। तो ये प्लाज्मा सेल क्या करते हैं, ये अपना जो है ये बेबी को जो है वो फॉरन कंसिडर करके इस बेबी को जो है उसके ऊपर अटैक कर लेते हैं, ठीक है, और फेटल आरबीसी जो है उसकी डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। आरबीसी की जो है वो डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। जब डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है तो फीटस जो है वो एक कंडीशन के अंदर चला जाता है जिसको हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। अब समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है। इसके बाद इसके खिलाफ जो हम इंजेक्शन लगाते हैं उसके हम बोलते हैं एन टी डी इंजेक्शन। अब एन टी डी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डी एंटीजन है, ठीक है, डी एंटीजन है। तो डी एंटीजन के खिलाफ हम जो एक इंजेक्शन लगाते हैं वो क्या है, वो एन टी डी इंजेक्शन है। इसलिए ये हम एंटी डी इंजेक्शन लगाते हैं मदर को, ताकि वो जो है आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी में लगाते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में हम पहले से डिटेक्ट कर लेते हैं, पहले से जब हमें पता चलता है कि मदर जो है वो नेगेटिव है और बेबी जो फर्स्ट है वो पॉजिटिव है, तो डिलीवर होने से 72 आवर्स से लेके 24 आवर्स के दरमियान में, डिलीवरी से पहले 72 आवर्स से लेके 24 आवर्स के दरमियान में हम क्या करते हैं, हम एंटी डी इंजेक्शन लगाते हैं। इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि आप मदर के अंदर, इसका फायदा ये होता है, ये हम मदर को लगाते हैं, फायदा ये होता है कि मदर के अंदर जो है ये प्लाज्मा सेल्स जो है डी के खिलाफ जो प्लाज्मा बनते हैं ना, वो नहीं बनते, ठीक है। और जो मेमोरी सेल्स बन रहे थे ना, जो मेमोरी सेल्स बन रहे थे वो जो है उसकी फॉर्मेशन नहीं होती। अब जब फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेमोरी सेल जो है वो फॉर्मेशन नहीं होगी, तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में जो है वो कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि उधर जो है वो सेल नहीं बन। अब समझ आ गई आप लोगों को? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मुझे बताओ समझ आ गई है कि नहीं? नहीं आई समझ में फिर बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो सी समझ आ गई आपको? जो जो बच्चे स्पेशली पूछ रहे थे कि हमें समझते ही है, उनको समझ आ गई आप? ओके, क्लियर है, ठीक है। आगे चलें। आगे अभी आगे पढ़े या अभी ब्रेक कर ले? ठीक है, लास्ट में मेमोरी सेल का मैंने क्या बताया, लास्ट में मेमोरी सेल का मैंने ये बताया, जब हम एंटी डी इंजेक्शन लगाते हैं ना, एंटी डी, एंटी डी का काम क्या है, डी के खिलाफ एक्ट करना, डी के खिलाफ एक्ट करना, ठीक है। जब हम डिलीवरी से पहले जो है वो, जी जी बिल्कुल पता चलता है, डिलीवरी से पहले बेबी का ब्लड ग्रुप जो है वो पता चलता है, ठीक है। इंजेक्शन का नाम है एन एन टी ए एन टी आई एन डी, ठीक है। अब होता क्या है, जब हम मदर को हमने क्या किया, मदर को हमने एनटी डी इंजेक्शन दिया फर्स्ट प्रेगनेंसी से कितनी देर पहले, 72 आवर्स से लेकर 24 आवर्स के दरमियान में। जब हमने इंजेक्शन दिया तो हुआ क्या कि मदर के अंदर जो डी के खिलाफ जो एंटीबॉडीज बननी थी ना, डी के खिलाफ जो एंटीबॉडीज बन वो नहीं बनेगी। अब एंटीबॉडी जो बनी थी वो कि कौन कौन बना रहा था, वो बन रही थी प्लाज्मा सेल्स के अंदर, तो प्लाज्मा सेल्स जो है वो आपकी एक्टिवेट नहीं होंगे। दूसरे ये कि जो मेमोरी बी सेल्स बन रही थी ना, मेमोरी बी सेल्स वो नहीं बनेंगे। जब मेमोरी नहीं बनेंगे, ठीक है, तो वो उसको सेकंड प्रेगनेंसी में याद ही नहीं होगा कि पहले कुछ हुआ था, क्योंकि ये जो याद रखने वाला काम है ना, ये याद रखने वाला काम है, ये किसका काम है, ये मेमोरी सेल्स का काम है, ये इन मेमोरी सेल्स का काम है, ठीक है। उन्हें याद नहीं रहेगा कि इस तरह पहले हमारे साथ कुछ हुआ है, ठीक है। तो जब मेमोरी सेल जो है वो याद नहीं रखेगा तो पहले, क्योंकि पहले कोई इन्फेक्शन हुआ है तो हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है।
यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? यहाँ तक समझ आ गई? ठीक है, चलो अब 20 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है। ठीक है, 20 मिनट का ब्रेक ले लो और 12:20 पे जो है वो सारी वापस आ जाओ। चलो आप लोग ब्रेक करके वापस आ जाओ, फिर मैं रिपीट कर लेता हूँ, ठीक है। ब्रेक कर लो, ब्रेक के बाद वापस आ जाओ, मैं रिपीट कर लेता हूँ।
ओके स्टूडेंट्स, आ गए हो आप लोग? ठीक है, स्टार्ट करें अब दोबारा। ठीक है, अब जिस चीज को समझ नहीं आई, ठीक है, उनके लिए मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, वो लोग सुन ले। जब टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर जो है एक है, इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स है। सबसे पहला जो है वो क्या है, वो है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है वो क्या होता है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस जो है वो हमने कंडीशन अभी पढ़ा है, उसके बारे में हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, तो जिस जिसको समझ नहीं आई उनके लिए मैं एक दफा फिर जो है ये रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को इशू था उसमें, उनके लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जब भी मदर का ब्लड ग्रुप जो वो नेगेटिव होता है, बेबी का ब्लड ग्रुप जो वो पॉजिटिव होता है। ये जो नेगेटिव पॉजिटिव वाला रोला है ना, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये एंटीजन डी के ऊपर डिपेंडेंट है, जो कि RH एंटीजन है, RH फैक्टर का एंटीजन है। ठीक है, अब फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है? फर्स्ट प्रेगनेंसी में बेबी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि जब तक रिएक्शन के लिए एंटीबॉडीज बनती है तब तक जो है वो बेबी की डिलीवरी जो है वो हुई होती है, बेबी डिलीवर हो चुका होता है। ठीक है, अब डिलीवरी के दौरान क्या होता है? डिलीवरी के दौरान जो ब्लड जो है वो मिक्सअप हो जाता है। तो जब बेबी का ब्लड जो है वो मदर की मेटरनल सर्कुलेशन के अंदर आता है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव ब्लड होता है, उसके ऊपर एंटीजन डी होता है। ठीक है, अब उस एंटीजन डी की डी जो है वो हमारा जो मदर का ब्लड है वो क्या कहती है कि ये तो फॉरेन पार्टिकल है, ठीक है, फॉरेन ऑब्जेक्ट है, तो उसके खिलाफ वो एंटीबॉडीज बनाती है। ठीक है, और हमारा इम्यून सिस्टम जब भी एंटीबॉडीज बनाती है किसी स्पेसिफिक चीज के खिलाफ, तो उसके साथ साथ जो है वो मेमोरी बी सेल्स भी बनती है। अब मेमोरी बी सेल्स का काम क्या होता है? मेमोरी बी सेल्स ने जो है वो याद रखना होता है कि इस तरह का इन्फेक्शन जो है वो पहले भी आया था, तो अगर दोबारा इस तरह का इन्फेक्शन आया तो ये मुझे याद रहेगा और मैं उसके खिलाफ जो है उसके टाइम जो है वो एक्ट करूंगा या। ठीक है, तो अब होता क्या है कि फर्स्ट बेबी में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है, लेकिन जब ब्लड जो है वो मेटरनल सर्कुलेशन के अंदर चला जाता है, थोड़ा सा ब्लड होता है। ठीक है, तो सीप का एक क्वेश्चन था कि अगर तो इसके दौरान तो मदर को भी चांसेस हो सकते हैं कि उसको डिजीज, और नहीं है उसको डिजीज इसलिए नहीं होती क्योंकि वो जो है वो बहुत कम अमाउंट में ब्लड उधर जाता है। लेकिन ये होता है कि वो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट कर लेता है, वो एक्टिवेट होकर उस ब्लड को जो है वो डिस्ट्रॉय करके बाहर निकाल लेता है। लेकिन होता ये है कि अब ये जो है ये इन्होंने याद रखना है, ठीक है, मेमोरी बी सेल ने ये याद रखना है। और जब मेमोरी बी सेल ने याद रखना है तो होता क्या है कि आइंदा जब दोबारा प्रेगनेंसी होती है और दोबारा से बेबी जो है वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो बेबी, ठीक है, तो जब बेबी के अंदर ब्लड जो है मेटरनल सर्कुलेशन से ब्लड आता है न्यूट्रिशन के लिए, या जो बेबी का अपना ब्लड जो है वो सर्कुलेशन अभी नहीं है, तो मदर से सर्कुलेशन जो है मदर से उसे ब्लड मिलता है। ठीक है, तो उसमें हुआ क्या कि वो जो है वो उसमें एंटीबॉडीज ऑलरेडी मौजूद है इसके खिलाफ। ठीक है, तो इसके इधर क्या होता है, इधर जो है वो बेबी के ब्लड को जो है वो डिस्ट्रॉय कर लेता है। ठीक है, बेबी जो है वो इनेमिक हो जाता है, ठीक है, हिमोलिटिक एनीमिया में चला जाता है। ठीक है, इसके अलावा हाइपर जो है वो बिलिरुबिन वगैरह में चला जाता है। ठीक है, और बेबी जो उसकी कॉम्प्लिकेशन जो है वो हो सकती है। नहीं, अब हर डिलीवरी के टाइम जो है वो इंजेक्शन लगाए जाएंगे? नहीं नहीं, हर डिलीवरी के बाद इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट डिलीवरी पे जो है वो आपने इंजेक्शन लगाना है। ठीक है, सिर्फ मेनली जो है वो कुछ लोगों को जो है वो जरूरत पड़ जाती है, ठीक है, बाद में उस इंजेक्शन लगाने के लिए। ठीक है, लेकिन मोस्टली जो है ये हम क्या करते हैं कि फर्स्ट डिलीवरी में ही सिर्फ इंजेक्शन लगाते हैं और उसके बाद जो है वो कोई इशू नहीं होता। ठीक है, हाँ, ये इंजेक्शन जो है ये मिलता बहुत कम है, ठीक है, मुश्किल से मिलता है। ठीक है, और
काफी एक्सपेंसिव भी है, ठीक है, मतलब आई थिंक कुछ 10,000 के ऊपर ये एक इंजेक्शन आता है। आई थिंक कुछ 12 to 15,000 के अंदर जो ये इंजेक्शन मिलता है, ठीक है। लेकिन ये जो है कि बिल्कुल कोल्ड रेंज इंजेक्शन है, ठीक है। ये इसको बिल्कुल फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज आइटम में, ठीक है। ये वैसे जो है ये खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ वो फर्स्ट डिलीवरी पे जो है वो लगवानी होती है, ठीक है। फर्स्ट डिलीवरी पे अगर वो लगवाई जाए, ठीक है, तो उसके बाद जो है वो कोई इशू नहीं होता, ठीक है। इंजेक्शन का दोबारा बता दूं, इंजेक्शन ये है कि एनटीडी इंजेक्शन है। एनटीडी इंजेक्शन का काम क्या है, ये डी के खिलाफ इंजेक्शन है, ठीक है। डी एंटीजन के खिलाफ, जो कि आरएच एंटीजन है। इसने क्या करना होता है, ये आपका जो प्लाज्मा, आपकी जो मदर के अंदर जो प्लाज्मा सेल्स है ना, जिन्होंने एक्टिवेट होके डी के खिलाफ जो है वो एंटीबॉडीज बनानी होती है, उनको एक्टिवेट होने नहीं देता। सबसे पहली बात ये है कि उनको एक्टिवेट होने नहीं देता। और दूसरी बात क्या है, जब वो एक्टिवेट नहीं होगा तो साथ साथ जो है वो बी से जो मेमोरी बी सेल्स है वो भी नहीं बनेंगे, ठीक है। तो बी सेल्स भी नहीं बनते, ठीक है, मेमोरी बी सेल्स। तो उसे पता ही नहीं होता कि इन्फेक्शन हुआ भी था या इस तरह कुछ हुआ भी था या कोई बेबी जो है वो इस तरह आया भी था, ठीक है। तो हम सिर्फ फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो ये इंजेक्शन लगा लेते हैं और उसके बाद जो है वो कोई इशू नहीं होता। उसके बाद जो है बाकी बेबीज जो है वो नॉर्मल होते हैं, ठीक है। अब समझ आ गई सबको। अब हम आगे चलते हैं, काफी टाइम लिया इस टॉपिक ने, ठीक है। मैं मानता हूँ कि टॉपिक थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी है, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे है क्या है कि ड्रग इंड्यूस हेमोलिसिस होता है, ठीक है। कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जिस तरह पेनिसिलिन है, ठीक है, क्वेनिडीन है, पेनासिटीन है, ठीक है। इस तरह के ड्रग्स जो है वो आरबीसी के डिस्ट्रक्शन जो है वो इंड्यूस करता है, आरबीसी की डिस्ट्रक्शन जो है वो इनिशिएट करता है। अब होता क्या है कि ये जो ड्रग है, ठीक है, ये आरबीसी के ऊपर जो है, आरबीसी की सरफेस के ऊपर जो है ये अटैच हो जाते हैं, ठीक है। और आईजीजी एंटीबॉडी जो है वो उसके खिलाफ जो है आईजीजी एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। अब जब आईजीजी एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद से अच्छा हिराजा पर मैं लास्ट में ना, लास्ट 5 मिनट्स में जो है वो पूरा जितना आज हमने पढ़ा है ना, सबका एक शॉर्ट रिव्यू दे दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आई थिंक मैं कुछ 7-8 दफा जो है वो रिपीट कर चुका हूँ, ठीक है। तो मैं लास्ट में जो है, अब सबसे लास्ट पे लेक्चर की लास्ट में मैं पूरा लेक्चर जो है वो रिपीट कर लूंगा एक दफा, ठीक है। ठीक है। अब ये इन ड्रग ने क्या करना होता है, ये ड्रग जाके आरबीसी की सरफेस के ऊपर जो है वो बाइंड हो जाती है, ठीक है। और उसकी वजह से जो है वो आईजीजी एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। अब जब आईजीजी जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है, तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने जाके आरबीसी के सरफेस के ऊपर जो है वो रिएक्ट करना है, ठीक है। और उसकी वजह से जो आरबीसी है उसकी डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, ठीक है। और अपनी ही सेल्स को जो है वो डिस्ट्रॉय करके हेमोलिसिस जो है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन ड्रग इंड्यूस हम इसलिए कि हम क्यों कहते हैं ड्रग इंड्यूस, इसलिए कहते हैं क्योंकि आरबीसी के ऊपर ये ड्रग जो है वो बाइंड करके ये ऐसे जाहिर करता है जैसे ये कोई बाहर का कोई एंटीजन हो, ठीक है। तो अब इसने क्या करना है, इसने जाके उस सेल को जो डिस्ट्रॉय करना है, वो सेल जो है इसका अपना आरबीसी है, ठीक है। लेकिन ड्रग जो है उसके ऊपर बाइंड है, तो उसकी वजह से जो है वो आरबीसी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और पेशेंट जो है वो हेमोलिसिस में चला जाता है। अब कुछ ड्रग्स ऐसे जिसको हम, ये जो ड्रग है क्वेनाक्रीन ड्रग्स है, ठीक है। क्वेनाक्रीन जो है ये क्या करता है, ये प्लेटलेट्स की सर्फेस के ऊपर जो ये अटैच होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स के ऊपर ये अटैच होके एंटीबॉडीज को इंड्यूस करा के जो है वो प्लेटलेट्स की लाइसिस करता है, प्लेटलेट्स की जो है वो ब्रेक डाउन करता है और इसकी वजह से जो है वो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो है वो हो सकता है। उसके बाद है रोमेटिक फीवर है। रोमेटिक फीवर में क्या होता है, रोमेटिक फीवर में ये होता है कि जो स्ट्रेप्टोकोकाई ये स्ट्रेप्टोकोकाई के खिलाफ जो है वो एंटीबॉडीज बनती है। अब स्ट्रेप्टोकोकाई जो है वो रोमेटिक फीवर में ये होता है कि स्ट्रेप्टोकोकाई जो है वो कार्डियक टिश्यूज के साथ जो है वो अटैच होती है, ठीक है। अब जब इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनती है, एंटीबॉडीज ने क्या करना है, एंटीबॉडीज ने इसके ऊपर एक्ट करना है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। वो जो है वो मुख्तलिफ कॉम्पोनेंट जो है वो रिलीज होते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से जब ये स्ट्रेप्टोकोकाई को मारने की कोशिश करते हैं तो ये कार्डियक टिश्यूज के साथ अटैच होते हैं, तो उसके साथ साथ जो हमारे हेल्दी कार्डियक टिश्यूज है वो भी जो है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है। उसको वो भी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। तो रोमेटिक फीवर, उससे जो कंडीशन होती है वो क्या, वो रोमेटिक फीवर है। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी की समझ आ गई सबको।
टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी की समझ आ गई सब? ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। आगे हम टाइप 3 पढ़ते हैं। ठीक है, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, टाइप 3 को इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस बोलते हैं। अब टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है ये एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्स की वजह से जो है ये मीडिएट होता है, इंड्यूस होता है। ठीक है, और उसकी वजह से जो है इंफ्लेमेटरी रिएक्शन टिश्यूज के अंदर जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब मैकेनिज्म इसका क्या है? मैकेनिज्म ये कि मोस्टली सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी के अंदर, एंटीजन और एंटीबॉडी के दरमियान में जो ये रिएक्शन होता है, ठीक है, बॉडी के अंदर, और उसकी वजह से जो है ना इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है। नो सर, हिरा सफर को समझ नहीं है। हिरा सफर मैं आपके लिए लास्ट में एक्सप्लेन कर लूंगा। ठीक है, लास्ट में जो है मैं दोबारा ये समराइज कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो लास्ट 5 मिनट्स में मैं जो है दोबारा ये समराइज कर लूंगा। ठीक है, अब नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली जब ये, अच्छा, अब नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं ना, ये फेगोसाइटिक सिस्टम के जरिए जो है ये आउट हो जाते हैं बॉडी से। ठीक है, लेकिन कभी कभार जो, कभी कभार होता क्या है, कभी कभार ये कॉम्प्लेक्स जो ये बॉडी के अंदर रह जाती है। ठीक है, और जब ये कॉम्प्लेक्स बॉडी के अंदर रह जाते हैं, ये अकोमुलेट हो जाते हैं, ये डिपॉजिट हो जाते हैं टिश्यूज के अंदर। ठीक है, और वहां पे क्या होता है? वहां पे डिस्ट्रक्शन जो है वो शुरू हो जाती है। टाइप 3 की समझ आ गई? टाइप 3 में क्या क्या होता है? टाइप 3 में जो है एक एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है टिश्यूज के अंदर, और टिश्यूज के जो है वो डिस्ट्रक्शन और निक्रोसिस की तरफ बात चली जाती है। एंटीजन और एंटीबॉडी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उसके दरमियान एक रिएक्शन होता है, वो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये कॉम्प्लेक्स जो है ये नॉर्मली जो है वो फैगोसाइटिक की एक्टिविटी के जरिए जो है ये बाहर निकलता है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये कॉम्प्लेक्स जो है ये बॉडी के अंदर रह जाता है, ठीक है, किसी टिश्यू के अंदर जो ये डिपॉजिट हो जाता है, तो उस टिश्यू के अंदर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी, और उस टिश्यू के अंदर जो है वो डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब बॉडी के अंदर जो है, however, the body may be exposed to an excess of antigen in many conditions such as persistent infection in a microbial organism, autoimmune to self component and repeated contact with environmental agent। अब हमारी बॉडी जो है वो एक्सेस ऑफ एंटीजन के साथ जो है ये एक्सपोज है, एक्सेस ऑफ एंटीजन के को ये एक्सपोज है हम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनको हम एक्सपोज है, मुख्तलिफ ऑटोइम्यून जो है वो कुछ कंपोनेंट्स है जिनको हम एक्सपोज है। ठीक है, या जो रिपीट कॉन्टेक्ट आता है हमारा इन्वायरमेंटल एजेंट्स के साथ, इसको हम एक्सपोज है। ठीक है, ये कि हमारी जो क्लियरेंस कैपेसिटी है सिस्टम की वो एक्सीडेड है। ठीक है, डिपोजिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स टेक्स प्लेस इन अ वेरियस टिश्यू। ठीक है, ये जो डिपोजिशन होती है इसकी, ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है इसकी डिपोजिशन जो है ये वेरियस टिश्यूज के अंदर शुरू हो जाती है। ठीक है, इम्यून कॉम्प्लेक्स जो ये जो डिपॉजिट होता है, ये कहाँ कहाँ पे डिपॉजिट हो सकते हैं? ब्लड वेसल्स के अंदर डिपॉजिट होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर जो डिपॉजिट हो सकता है, ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन जो किडनी के अंदर है उसके अंदर जो ये डिपॉजिट हो सकती है। ठीक है, जो ब्रेन के अंदर कोराइड फ्लेक्सेस है, ठीक है, उसके अंदर जो ये डिपॉजिट हो सकती है। ठीक है, और कभी कभार जो है ये जहाँ पे डिपॉजिट होते हैं ना, वहां पे जो है इन्फ्लेमेशन जो है, सेल्फ इन्फ्लेमेशन जो है ये स्टार्ट कर होता है। कभी कभार ये भी होता है कि ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है ये साइट ऑफ इन्फेक्शन, जहाँ पे इन्फेक्शन ऑलरेडी, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन ऑलरेडी स्टार्ट है, वहां पे भी डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। अब इधर देखो, इधर जो है समझने की कोशिश करो कि ये क्या है? ये एक एंटीजन है। ठीक है, और ये क्या है? ये हमारा बी सेल। एंटीजन आ गया बी सेल के साथ, वो अटैच हो गया, तो बी सेल प्लाज्मा सेल से क्या किया? प्लाज्मा सेल ने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की। अब वो एंटीजन और एंटीबॉडी जो है वो आपस में
उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स बना लिया, एंटीजन और एंटीबॉडी ने क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब इस कॉम्प्लेक्स की वजह से जो है वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो गया, ठीक है। जब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आ गया, वो एक्टिवेट हो गया, ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने उस टिश्यू को डैमेज किया। एक साइड पे क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो गया। दूसरे साइड पे क्या हुआ कि जब ये एंटीबॉडी और एंटीजन का कॉम्प्लेक्स बना, तो उधर जो है वो न्यूट्रोफिल जो है वो अट्रैक्ट हो गई, न्यूट्रोफिल एक्टिवेट हो गए, ठीक है, और न्यूट्रोफिल ने जो है वो टिश्यू जो है वो डैमेज किया। तो दो तरह की चीज है, एक जो है वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो डैमेज करता है, एक साइड पे जो है वो न्यूट्रोफिल जो है वो डैमेज करता है, ठीक है। तो दोनों का काम क्या है, टिश्यू को डैमेज करना, ठीक है। अब ठीक है, अब ये जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस है, कभी कभार जो नॉर्मली तो ये वैसे पेगोसाइटोसिस के जरिए जो ये बाहर निकलती है, लेकिन अगर ये खुदा न खास्ता पेगोसाइटोसिस के पावर से जो है ये बियॉन्ड चले जाते हैं, ठीक है, तो ये वहां पे एग्रीगेट हो जाती है, ठीक है, और एग्रीगेशन के दौरान जो है ये डिजीज कॉज कर लेता है वहां पे। इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो है ये क्या करता है, फिक्स कॉम्प्लीमेंट एंड और पोटेंट एक्टिवेटर ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, ये क्या करता है, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर लेता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जब एक्टिवेट हो जाते हैं, तो वो C3 AC5 एनाफाइलोटॉक्सिन वगैरह जो है ये इसके अंदर जो प्रोटीन्स है वो एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है, और वहां पे जो है वेजो एक्टिव अमाइंस जो है वो रिलीज हो जाती है। वेजो एक्टिव अमाइंस क्या है, वेजो एक्टिव अमाइंस वो मीडिएटर्स है जो ब्लड वेसल्स के डायमीटर को चेंज करता रहता है, या तो डायलेट करता है या कंस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं वेसो एक्टिव हॉर्मोन्स, ठीक है। अब C5a ने क्या करना है, C5a ने न्यूट्रोफिल्स को उसकी साइड पे जो अट्रैक्ट कर देना है, ठीक है, एप्सोनाइजेशन कर देना है, ठीक है, न्यूट्रोफिल की। और न्यूट्रोफिल अगर लेकिन ये न्यूट्रोफिल जब उसको एक लार्ज मास को पेगोसाइट करने में फेल हो जाती है, तो ये इम्यून कॉम्प्लेक्स जो है ये क्या हो जाता है, ये रिलीज के दौरान ये क्या करता है, लाइसोसोमल एंजाइम या लाइटिक सब्सटेंस जो है वो रिलीज कर देता है, ठीक है। उस जो कॉम्प्लेक्स है उसको कुछ नहीं कहते, तो वहां पे जो है वो क्या कर लेते हैं, लाइसोजाइम सिक्रिएट कर लेता है, और वो लाइसोजाइम जो है वो क्या करते हैं, जो होस्ट सेल्स होता है ना, उसके ऊपर जो है वो, या जो होस्ट सेल्स को जो है वो डैमेज कॉज करना शुरू कर देता है। अब the proteolytic enzyme including nuclear proteinases and collagenases, kinase forming enzymes, polyसाइन, ये जितनी भी एंजाइम जो है ना, जो प्रोटीलिटिक एंजाइम है, इसमें जितनी भी एंजाइम्स आते हैं, ये क्या कर लेता है, इन्होंने लोकल टिश्यूज को डैमेज करना होता है, ठीक है, और वहां पे इन्फ्लेमेशन को जो है एनहेंस करना होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स जो है वो एग्रीगेट हो जाती है, किन चीजों की वजह से, इंट्रावेस्कुलर जो कॉम्प्लेक्सेस है उसके ऊपर जो है वो प्लेटलेट जो है वो एग्रीगेट हो जाती है, ठीक है, और उस उधर जो है वो जो एक्टिव अमाइन जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। वहाँ पे जो है वो माइक्रो थ्रोम्बाई वगैरह भी बन सकते हैं, थ्रोम्बस जो है वो बन सकता है, ठीक है, और थ्रोम्बस की वजह से वहाँ पे लोकल इस्कीमिया के चांसेस जो है वो हो सकते हैं। अब थ्रोम्बस की वजह से इस्कीमिया क्यों होगा, फॉर एग्जांपल आप ये जो फॉर एग्जांपल अब ये हमारा जो है ये ब्लड वेसल जा रहा है, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे जो है वो थ्रोम्बस बन गया है, थ्रोम्बस जो है यहाँ पे बन गया, ठीक है, ये थ्रोम्बस जो है ये बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लड सप्लाई से इस तरह जा रही थी, ठीक है। अब पहले जो है वो ब्लड सप्लाई इधर को इस तरह जा रही थी, लेकिन अब क्या हो गया, अब ये हो गया कि ये ब्लड सप्लाई जो है ये पहले तो इस तरह जा रही थी ना, अब ये हो गया कि इधर थ्रम्बस बन गया, ठीक है, इधर थ्रम्बस बन गया, ये ब्लड सप्लाई जा रही है, तो सिर्फ यहाँ से ब्लड जो है वो गुजर रहा है, ठीक है, और बाकी रास्ता जो है वो ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो इसकी वजह से जो ये लोकली इस साइड में जो है ये क्या हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है, ठीक है, और इस्कीमिया जो है वो उसके चांसेस जो है वो हो जाती है, ठीक है, इस्कीमिया हो जाएगा यहाँ पे। इसके मैनिफेस्टेशन या क्लिनिकल सिम्टम्स कौन कौन से आते हैं, इसकी जो एग्जांपल्स है, एक है आर्थस रिएक्शन है, ठीक है, और एक है सीरम सिकनेस रिएक्शन, ठीक है। ये जो टू मोस्ट टिपिकल मैनिफेस्टेशन है किस चीज के, हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3 रिएक्शंस, ठीक है।
अब जो अर्थस रिएक्शन है, अर्थस रिएक्शन जो है ये क्या है, अर्थस रिएक्शन जब लोकल साइड पे जब इम्यून कॉम्प्लेक्स जो है वो डिपोजिट हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थस रिएक्शन बोलते हैं। इसको अर्थस रिएक्शन ही क्यों बोलते हैं, इसको अर्थस रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक डॉक्टर था, डॉक्टर अर्थस, ठीक है, फर्स्ट टाइम ये उसने डिस्क्राइब किया था। तो फिर ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो कॉम्प्लेक्स है या ये जो कॉम्प्लेक्स की वजह से जो रिएक्शन है, ठीक है, ये उसके नाम से जो है ये मुंसलिक कर दिया गया, ठीक है। अब ये कि इसने क्या किया, इसने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया, ठीक है, इसने ये देखा कि इसने काफी सारी एनिमल्स लिए, एनिमल्स को इसने क्या किया, एनिमल्स को इसने हॉर्स से ना, घोड़े से इसने सीरम लिया, घोड़े से इसने सीरम लिया, और वो बाकी एनिमल्स के अंदर जो है वो बार बार सबकुटेनियसली जो है वो बार बार इंजेक्ट किया, रेबिट्स में बार बार इंजेक्ट किया, ठीक है। तब तक ये इंजेक्ट करता रहा जब तक उसका लोकलाइज जो है वो इफेक्ट नहीं आ रहा था, ठीक है। इसने इतना सीरम जो है वो रेबिट के अंदर इंजेक्ट किया कि उसकी, और सेम साइड पे इंजेक्ट कर रहा था। फॉर एग्जांपल अगर रेबिट की इस साइड पे जो वो इंजेक्ट कर रहा था, ठीक है, तो बार बार इधर ही इंजेक्ट कर रहा था, जब तक तब तक इंजेक्ट कर रहा था जब तक इधर लोकलाइज इफेक्ट नहीं आया। अब होता क्या है कि जब भी, फिर उसने क्या किया, कुछ दिनों बाद जो है वो सेम एंटीजन जो है वो उधर ही दोबारा इंजेक्ट करना शुरू किया, ठीक है। तो उधर जो है वो लोकल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जो है वो डिवेलप हो गए। जब लोकल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन डिवेलप हो गए तो बाद में क्या हुआ, बाद में स्टार्ट में ये हुआ कि ये जो रिएक्शन था ना, जहां भी ये रिएक्शन डिवेलप हुआ था, स्टार्ट में ये था कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ जो एडीमा बन गया, फ्लूइड की अकोमुलेशन हो गई वहां पे। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में वहां से ब्लीडिंग शुरू हो गई, ठीक है, और इवेंचुअली ये शुरू हो गया कि वो टिश्यू जो है वो उसकी निक्रोसिस हो गई, उसका सेल डेथ जो है वो हो गया। अब ये टिश्यू डैमेज था ना, ये किस वजह से हो रहा था, ये जो टिश्यू डैमेज था, ये एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्स के डिपोजिशन की वजह से हो रहा था, और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के डिपोजिशन की वजह से जो है ये हो रहा था, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है ये एक्टिवेट हो गया, ठीक है, उसने अपनी द एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट थ्रू इट्स प्रोडक्ट ऑफ एक्टिवेशन कॉजेज मस्कुलर एक्लोजन एंड निक्रोसिस, ठीक है, वहां पे जो है वो मस्कुलर एक्लोजन हो गई, निक्रोसिस हो गया, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस जो है ये इस आर्थिस रिएक्शन का जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। या जो लोग खेत वगैरह खेती बाड़ी करती है, ठीक है, या जो तरकान है, ठीक है, जो ये लकड़ी वगैरह का काम करती है, ठीक है, मिल्स वगैरह में जो लोग काम, जहाँ पे डस्ट वगैरह है, ठीक है, इन लोगों में जो है ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो ये होते हैं। क्योंकि डिफरेंट ऑक्यूपेशन के साथ जो है वो डिफरेंट तरह की जो है एक्सक्यूज मी सॉरी, अच्छा, डिफरेंट ऑक्यूपेशन में जो है वो डिफरेंट तरह की एलर्जेंस जो है वो मौजूद होती है, डस्ट पार्टिकल जो है वो मौजूद होती है, ठीक है। इसकी वजह से जो है ना कुछ रिएक्शन जो है वहां पे लोकलाइज जो है वो डिपोजिशन हो जाती है, ये भी आर्थस रिएक्शन का जो है वो एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसमें होता क्या, ये जो बाकी ये जो अभी हम बता रहे थे कि जो हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस होता है, हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस जो है ना, ये होता इसलिए क्योंकि इसमें जो है हम डस्ट पार्टिकल जो है वो इनहेल कर लेते हैं, ठीक है, उन डस्ट पार्टिकल के अंदर जो वो फंजाई होती है डिफरेंट टाइप की, ठीक है, डिफरेंट टाइप की बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ठीक है, वो जब हम इंजेक्ट कर लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो वहाँ पे लोकलाइज अकोमोडेशन हो जाती है और लोकलाइज इन्फेक्शन जो है वो स्टार्ट हो। दूसरा जो हमारे पास एग्जांपल है, दूसरा ये कि दूसरा सीरम सिकनेस है, ठीक है। सीरम सिकनेस जो है ये एक सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है जो कि इम्यून कॉम्प्लेक्स के डिपोजिशन की वजह से जो है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। अब ये डिफरेंट साइड ऑफ द बॉडी में जो है ये हो सकता है, ठीक है। अब ये होता कब है, दिस कंडीशन मैनिफेस्ट आफ्टर सिंगल इंजेक्शन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ फॉरेन सीरम। अगर आपने किसी बंदे को फॉरेन सीरम जो है वो फॉरेन सीरम का हाई कंसंट्रेशन जो है वो इंजेक्ट किया, ठीक है, तो इसकी वजह से ये सिकनेस जो है वो हो सकती है, ठीक है। ये कब अपीयर होती है, ये फ्यू डेज से लेके, ये मतलब एक दिन से लेके 2 हफ्तों के अंदर अंदर जो है ये रिएक्शन जो है ये हो सकता है। या ये, या आपने कोई वो क्या नाम है, कोई
सीरम फॉरेन सीरम लगाया या कोई फॉरेन जो है वो कोई ड्रग लगा जिस तरह पेनिसिलिन वगैरह, ठीक है, इसकी वजह से ये हो सकता है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि फीवर होता है, लिम्फेडेनोपैथी होती है, रैशेस होती है, आर्थराइटिस होता है, स्प्लीनोमेगाली हो सकती है, सिनोपेलिया हो सकता है, ठीक है, ये टिपिकल मैनिफेस्टेशन है इसके। सीरम सिकनेस जो है इस consider is an immediate hypersensitivity reaction because symptom appear immediately after the formation of it। सीरप सिकनेस जो है ये इसमें कॉम्प्लेक्स बनता है, लेकिन ये मोस्टली हम जो है वो कहाँ पे शुमार करते हैं, इमीडिएटली जो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है ये हम उसमें कंसिडर करते हैं, क्योंकि इसका जो रिएक्शन आता है वो बहुत जो है वो इमीडिएट और ट्रांजिएंट रिएक्शन जो है वो आती है, ठीक है। इस वजह से जो है ये हम उसमें जो है ये काउंट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीजेज है जो कि बन रही है, ठीक है, कौन कौन से है, ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीजेज हो सकते हैं, ड्रग रिएक्शन डिजीजेज हो सकते हैं, इन्फेक्शन रिलेटेड डिजीजेज हो सकते हैं। जो ऑटो इम्यून डिजीज है वो सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमाटोसिस एसएलई हो सकता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, गुडपास्टर सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। ड्रग पेनिसिलिन से एलर्जी हो सकती है, सल्फोनामाइड्स वगैरह से हो सकती है, ठीक है। इन्फेक्शन रिलेटेड जो है वो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल जो है, लिम्फेडेनोपैथी का मतलब ये है कि जो लिम्फ नोड्स है ना, लिम्फ नोड्स के जो है ना उसके अंदर एडेनोपैथी होना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये डिजीजेस जो है ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। डिजीजेस की तरह हम नहीं पढ़ रहे हैं अभी, हम बाद में मैं बताऊंगा आपको। ये सेल्फ लिमिटेड कुछ जो है वो नहीं, ये सेल्फ लिमिटेड फिर नहीं होते, इसके लिए हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कर लेते हैं। ये जो हाइपर सेंसिटिविटी है ना, ये फिर सेल्फ लिमिटेड नहीं रहती। हाइपर सेंसिटिविटी है फिर सेल्फ लिमिटेड है, इसका तो कोई टुक ही नहीं बनता। देखो, हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो हाइपर सेंसिटिव हो गया है, ज्यादा एक्टिव हो गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है ये क्या है, आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो गया है, वो अपने ही लोगों को पकड़ के मारना शुरू हो गया है, ठीक है। पुलिस पागल हो गई है, अपने लोगों को पकड़ पकड़ के मार रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये हाइपर सेंसिटिविटी है, ठीक है। और साथ साथ ये कहती है कि ये जो है ये बाहर से आए लोग हैं, ठीक है। अब सेल्फ लिमिटिंग का मतलब ये है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप जो है लॉकडाउन में कुछ लोग जो है वो बाहर निकल आए, ठीक है, उन्होंने पुलिस से मार खाई और अंदर चले गए। ये भी हो सकता है कि खुद अंदर चले गए, ये भी हो सकता है कि इतना मार खाया कि बाहर से कोई और बंदे आए और उन्होंने वो लोग जो है उन्हें अंदर ले गए। ये भी हो सकता है कि वो हॉस्पिटल चले गए, ठीक है। तो हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि हाइपर सेंसिटिविटी, आपका इम्यून सिस्टम तो हाइपर सेंसिटिव हो गया है, ठीक है। ये सेल्फ लिमिटिंग भी, कुछ चीजें जो है वो सेल्फ लिमिटिंग भी हो सकती है, कुछ चीजें जो है उसके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, और कुछ चीजें जो है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो है वो कुछ एक दो ड्रग की जरूरत होती है, ठीक है। ठीक है। फीवर क्या है, फीवर जो है वो फीवर को तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। जब हाई टेम्परेचर होता है वो क्या है, वो फीवर है, ठीक है। लिम्फ एडेनोपैथी में क्या होता है, लिम्फ एडेनोपैथी में जो है वो लिम्फ नोड के अंदर जो है वो प्रॉब्लम आती है, या जो हमारी लिम्फ टिश्यूज है ना, लिम्फ टिश्यूज के अंदर जो है वो प्रॉब्लम आने शुरू हो जाती है, रेशेस बनती है, ठीक है। रेशेस का मतलब है कि वो जो रेडनेस हो जाती है, ठीक है, वो यहाँ पे लोकलाइज जो है वो रेशेस बन जाती है, ठीक है। अर्थराइटिस हो सकता है, अर्थराइटिस में वो जो क्या नाम है, बोन्स के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। स्प्लेनोमेगेली हो सकती है, स्प्लेनोमेगेली का मतलब ये कि स्प्लीन जो है उसका एनलार्जमेंट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसिनोफेलिया हो सकता है, जो आपकी इसिनोफिल्स है ना उसकी अंदर जो है वो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये टिपिकल मैनिफेस्टेशन है उसकी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये सारे डिजीजेज जो है ये हो सकते हैं, ठीक है। अब आगे जो है वो टाइप 4 है, टाइप 4 अब टाइम कम है, टाइप 4 हम नहीं स्टार्ट कर रहे, ठीक है। अब जो आज हमने पढ़ा, ठीक है, हम इसको रिवाइज कर लेते हैं 2 5 6 मिनट में, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आप लोग का अटेंडेंस लगाता हूँ, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने टाइप 2 और टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस पढ़े हैं, ठीक है। आज हमने टाइप 2 और टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पढ़े। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को हम साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी बोलते हैं, या हम बोलते हैं एंटीबॉडी डिपेंडेंट
सिल्वर साइटोटॉक्सिसिटी, ठीक है, ADC से, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो एक एंटीबॉडी और एंटीजन और एंटीबॉडी का एक कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। इसकी वजह से जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, तो वो C3B जो है वो रिलीज कर देता है, और C3B जो है वो कहाँ पे एक्ट करते हैं, C3B जो है वो आके उस सेल के ऊपर जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। जब वो सेल के ऊपर आके डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं तो वो मैक्रोफेजेस को ऑप्सोनाइज कर लेते हैं, मैक्रोफेजेस को अपने तरफ खींच लेते हैं, ठीक है, और वहां पे जो है वो सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है। उसके अंदर उसके एग्जांपल्स कौन कौन से थे, उसके एग्जांपल जो है वो आरिज डिजीज है, हेमोलिटिक डिजीज, अब न्यूबॉर्न है, ठीक है। अब जो ये हम आरिज डिजीज पढ़ रहे हैं, जो हम ये जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस पढ़ रहे थे, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में क्या होता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस को आरिज डिजीज भी कहते हैं, इसे जो है वो हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न भी कहते हैं। ये तब होता है जब बेबी जो है वो पॉजिटिव हो और मदर जो है वो नेगेटिव हो, ठीक है। डिलीवरी के दौरान क्या होता है, डिलीवरी के दौरान इनका ब्लड जो वो मिक्सअप हो जाता है, बेबी का ब्लड जो वो मैटरनल सर्कुलेशन के अंदर आ जाता है। जब बेबी का ब्लड मैटरनल सर्कुलेशन के अंदर आ जाता है तो होता क्या है कि उसके ऊपर डी एंटीजन होता है, डी एंटीजन के खिलाफ जो है वो मदर के अंदर जो बी सेल्स है वो एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। वो प्लाज्मा सेल को मैसेज देता है कि आप एंटीबॉडीज बनाओ, वो एंटीबॉडीज बना लेते हैं, और साथ साथ जो है वो मेमोरी बी सेल्स बना लेते हैं। मेमोरी बी सेल्स का काम क्या है, मेमोरी बी सेल्स जो है वो उसे याद रखते हैं कि इस तरह कोई इन्फेक्शन जो है वो पहले हुआ था, अगर ये दोबारा हुआ तो ये मुझे याद रहेगा और मैंने इसके खिलाफ जो है वो एक्ट करना है। अब जब दोबारा जो है ये मदर जो है ये प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है, तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर बेबी दोबारा जो है वो पॉजिटिव है तो उसके अंदर होता क्या है कि ये जो है ये जो ब्लड बेबी के अंदर जा रहा है, जो न्यूट्रिशन दे रहा है उस बेबी को, ठीक है, इसके अंदर जो है वो एंटीबॉडीज मौजूद होती है, तो इसके वो क्या करते हैं, वो बेबी के ऊपर जो है वो एक्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और बेबी का जो ब्लड है उसकी डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। जब उसकी डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है तो बेबी जो है वो हेमोलिटिक एनीमिया में चला जाता है, ठीक है, और बेबी जो है एनीमिक हो जाता है और उसके अंदर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा जो इसका एग्जांपल था वो था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल, अब मेरा ए ब्लड ग्रुप है तो इसका मतलब ये है कि मेरी ब्लड ग्रुप के ऊपर जो है वो ए एंटीजन है, ठीक है। अब मेरे ब्लड के अंदर सिर्फ मेरे जो मेरा अपना ब्लड ग्रुप है ना, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं होंगे, बाकी हर एक टाइप के खिलाफ जो इसके हमारे ब्लड के अंदर जो है वो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। अब जब कोई दूसरा जो है वो दूसरा टाइप ऑफ ब्लड जो है वो हमें कोई लगाता है तो उसके खिलाफ जो हमारी बॉडी के अंदर जो वो एंटीबॉडीज बनती है, ठीक है, और वो जो है वो क्या करती है, वो उस जो डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड जो है वो हमारी बॉडी के अंदर आते हैं वो उसको डिस्ट्रॉय करके किल कर देती है, रिजेक्ट कर देती है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अब टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में क्या होता है, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में ये होता है कि उसके अंदर एक एंटीजन और एंटीबॉडी का एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, उनकी दरमियान रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन से कॉम्प्लेक्स बनता है। उस कॉम्प्लेक्स का काम क्या है, उस कॉम्प्लेक्स जो ये कॉम्प्लेक्स नॉर्मली जो है वो फेगोसाइटोसिस के जरिए जो ये बाहर निकलता है, लेकिन अगर इन केस ये बाहर ना निकला और ये अंदर किसी टिश्यू के अंदर डिपॉजिट हो गया तो वहां पे जो है वो लोकलाइज इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ठीक है, और उस सेल के अंदर जो है वो डिस्ट्रक्शन शुरू करके वो उसकी नेक्रोसिस करा सकता है, ठीक है, उसकी सेल डेथ जो है वो हो सकती है, ठीक है। उसके जो एग्जाम्पल थे वो कौन कौन से थे, वो सीरम सिकनेस है, ठीक है, और जो अभी हमने दूसरा पढ़ा वो क्या था, वो अर्थस रिएक्शन था, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आज के लिए आई थिंक इतना ही काफी है, बहुत हो गया, मैं भी थक गया और आप लोग भी थक गए होंगे, तो आज के लिए इतना ही काफी है। मैं आप लोगों का अटेंडेंस लगा दूं, ठीक है, मैं यहाँ से लगा लेता हूँ। चलिए अटेंडेंस मैं यहाँ से लगा लूंगा, ठीक है। अब आज के लिए यहाँ तक काफी था, ठीक है। इंशाल्लाह अब हम ईद के बाद मिलेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ईद की छुट्टियां हो रही हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है। सुकून से ईद एंजॉय करें, क्योंकि ईद के बाद चांसेस है कि कॉलेज जो है वो ओपन हो जाए, ठीक है। तो जितना एंजॉय करना था वो आप लोग एंजॉय कर चुके हो, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने जो है वो अभी ना बहुत हो गया, बहुत दफा रिपीट कर चुका हूँ, अब नेक्स्ट रिपीट कर लूंगा, बहुत ज्यादा थक गया हूँ, ठीक है। अब टाइम नहीं है इतना, नेक्स्ट लेक्चर में अगर कोई इशू हुआ तो मैं दोबारा एक्सप्लेन जो है वो कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। अब इंशाल्लाह अच्छा
अच्छी तरह से अपना ईद जो है वो एंजॉय कर लें, ठीक है, क्योंकि इंशाल्लाह ईद के बाद जो है वो दोबारा कॉलेज ओपन होगा और आप लोगों को इंशाल्लाह आना पड़ेगा, क्योंकि चांसेस है कि फर्स्ट से जो है वो कॉलेज ओपन हो जाए। अभी कंफर्म नहीं है लेकिन चांसेस है, ठीक है। यहाँ पे हम जो है वो स्टॉप कर लेते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज।